नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आरंभ है प्रचंड में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राज्यों में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की राजनीतिक हलचल से रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 3 चरणों में सभी 11 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध भी सामने आ रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी अपने ही नेताओं के विरोध से जूझते नजर आ रहे हैं। आखिर कवासी लखमा से लेकर देवेंद्र यादव और शशि सिंह तक अपने से क्यों है घिरे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजनांदगांव से लेकर बस्तर और बिलासपुर से लेकर सरगुजा तक कांग्रेस प्रत्याशियों की मुश्किलें कांग्रेसी ही बढ़ा रहे हैं। भूपेश बघेल से लेकर कवासी लखमा और ताम्रध्वज साहू से लेकर देवेंद्र यादव के खिलाफ अपने ही मोर्चा खोल रहे हैं। राजनांदगांव से भूपेश की दावेदारी के खिलाफ जहां कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी गई, सार्वजनिक मंच से उनके खिलाफ टिप्पणी की गई, वहीं कवासी लखमा को झीरम का संदिग्ध बताते हुए उनके खिलाफ भी कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र भेज दिया गया। अपनों की बगावत यही नहीं थमी। बिलासपुर से देवेंद्र यादव को चुनाव लड़ाने के खिलाफ वहीं के कांग्रेसी ने अनशन की शुरुआत कर दी। इसी तरह सरगुजा से शशि सिंह को उतारने के खिलाफ भी स्थानीय कांग्रेस जनों ने इस्तीफे की धमकी दी है। इस तरह आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशियों को अपनों के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं, मजबूरी में कांग्रेस के टिकट पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री सभी प्रत्याशियों को मजबूत बताते हुए जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। आज कोई लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो ये कांग्रेस की हालत हो गई है। इस देश में कांग्रेस की हालत हो गई है। आज मिला हुआ टिकट को वापस कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में तो आज नॉमिनेशन शुरू है, टिकट का पता नहीं है। तो आज ये कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नैया है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमको बता रहे थे, कांग्रेसियों का लाइन लगा है कि हमको भी भाजपा ज्वाइन करा लो, हमको भी भाजपा ज्वाइन करा लो। हमारे सारे 11 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और बहुत सारी जगह हमारे प्रचार प्रसार प्रारंभ हो गया है और हमारी जो घोषणाएं हैं उसका बेहतर रेस्पॉन्स हमारे मतदाताओं को मिल रहा है। जैसे नारी न्याय योजना हमारा प्रारंभ किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा, तो उसमें 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष महिलाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। वैसे युवाओं को रोजगार देने का है और रोजगार नहीं मिला तो उनको 1 लाख रुपया राशि उनको भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो युवा के लिए, हमारे नारी न्याय के लिए और किसानों के लिए हमारी सरकार जो है तत्काल आते ही MSP की घोषणा कर दी जाएगी, जिससे किसानों के आय सीधे दुगनी हो जाएगी। देखिए, ये दोनों के विचार हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बात का बतंगड़ बनाने का काम करती है और हमेशा ऐसे ही करती रहती है और जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं करती। कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस सुधारना बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है, लेकिन अब अपने ही उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने ही नेताओं के बागी तेवर से कैसे निपटेगी? दिग्गज नेता स्थानीय कार्यकर्ताओं को साधने में कितने सफल होंगे? परिणाम काफी हद तक इस पर निर्भर करेंगे। टीवी 24 के लिए रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार है। चुनाव मैदान में जबरदस्त वार पलटवार है। बीजेपी की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, सीएम डॉक्टर मोहन यादव से लेकर कुछ ऐसे नेता भी शामिल हैं जिन्हें सिर्फ तवज्जो देने और एडजस्टमेंट के नाम पर लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं कांग्रेस की लिस्ट भी जबरदस्त है। एकमात्र सांसद नकुल नाथ को इसमें जगह नहीं मिली है, लेकिन कुछ हारे हुए नेताओं को जरूर मौका मिला है। आने वाले दिनों में यही स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची सामने है। कैंडिडेट्स भी फाइनल हैं। बीजेपी की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 40 नेताओं के नाम हैं। इस सूची में मध्य प्रदेश के 3 ऐसे नेताओं के नाम भी हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया था, लेकिन प्रचार के नाम पर वो अपने गृह क्षेत्र तक सीमित रहे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी शासित 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इस सूची में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का नाम नहीं है। 9 मंत्रियों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इस चुनाव में प्रचार करने के लिए जो सूची निकाली है वो जनता में सुपरहिट नाम है और उनके पास मोदी जी की गारंटी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने जो निकाली है वो सूची परिवारवाद से और अलोकप्रियता से ग्रसित है। तो दोनों कंट्रास्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस की 40 नामों वाली स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में मध्य प्रदेश से कांग्रेस के इकलौते सांसद नकुल नाथ का नाम नहीं है, जबकि इस लिस्ट में दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन सिंह, कांतिलाल भूरिया, उनके बेटे विक्रांत भूरिया का भी नाम है। इसके पहले विधानसभा चुनाव में नकुल नाथ कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनाए गए थे। कांग्रेस ने ऐसे कई चेहरों को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी है जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हारे थे। कांग्रेस की बात मैं कर सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे पास सोचने का वक्त भी नहीं है। कांग्रेस के पास स्टार भी है, प्रचारक भी हैं और विचारक भी हैं। भाजपा में तो सिर्फ संघ के प्रचारक हैं, तो उनका दर्द वो जाने। नकुलनाथ जी का नाम सामने नहीं आया। कभी किसी का नाम आता है, कभी किसी का नहीं आता है। कल तक मैं मीडिया विभाग का चेयरमैन था, आज उस पद पर नहीं हूं। वहीं बसपा ने शिवराज सरकार में मंत्री रहे रुस्तम सिंह और पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक रामबाई, संजीव सिंह कुशवाहा को भी स्टार प्रचारक बनाया है। चुनाव लोकतंत्र का एक त्योहार है। इस त्योहार के सेलिब्रिटी स्टार प्रचारक ही हैं। बीजेपी के पास सत्ता के कारण कुछ चेहरे ज्यादा हैं, तो कांग्रेस के पास कुछ कम। हालांकि जनता स्टार प्रचारकों को देखकर ही वोट नहीं करती, उसके लिए परफॉर्मेंस और लोक लुभावन बातों का भी खासा असर रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। उत्तराखंड की गढ़वाल संसदीय सीट की बात करेंगे, जिस पर मानव वन्यजीव संघर्ष, पलायन, आपदा आज भी उतने ही ज्वलंत मुद्दे हैं जितने 24 सालों पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय थे। संसदीय चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रचार में उतरे भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने ये मुद्दे निश्चित तौर पर सामने आएंगे। अब जबकि राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता लोक लुभावन चुनावी वादों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, ऐसे में इन मुद्दों से पैदा हो रहे प्रश्नों का भी उन्हें सामना करना होगा। गढ़वाल लोकसभा को प्रभावित करने वाले ऐसे 5 प्रमुख मुद्दों से हम आपको रूबरू कराते हैं। पहाड़ों के इन सवालों का जवाब देने के लिए खास बातचीत की है देहरादून से हमारे ब्यूरो हेड योगेश शैली ने कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा सीट के प्रत्याशी गणेश गुंदियाल से, जिन्होंने समस्याओं के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया। देखिए इस खास इंटरव्यू में। राज्य स्थापना के 24 सालों में जो ज्वलंत मुद्दे रहे उत्तराखंड की राजनीति में, लेकिन ये मुद्दे अक्सर भटकते रहे राजनीतिक मंचों पर। कई मुद्दे ऐसे रहे जिनकी ओर कभी शायद ही किसी ने या किसी राजनीतिक दल ने ध्यान देने की कोशिश की हो। इसी तरीके के कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर के आज हम बात करेंगे कांग्रेस से गढ़वाल लोकसभा सीट के प्रत्याशी गणेश गोदियाल जी से। गोदियाल जी, अगर आपकी सीट की हम बात करें, जो गढ़वाल लोकसभा सीट पड़ती है, इस सीट पर कई ज्वलंत मुद्दे रहे, या इसके अलावा कहें कि जो पर्वतीय राज्य हमारा है, इसमें ऐसे कई मुद्दे रहे जो राजनीतिक मंचों पर जरूर उछले, लेकिन उसके बाद धरातल पर कभी नहीं उतर पाए। अगर सबसे पहले मुद्दे की अगर हम बात करें तो पलायन उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो पिछले आंकड़ों के मुताबिक जो पलायन का रेशियो है वो 10% बड़ा है। तो क्या मानते हैं, ये मुद्दा सिर्फ मंचों तक ही सिमट कर रह गया? ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि पिछले 24-25 सालों में जो राज्य के मुद्दे थे, राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता उन मुद्दों को उठाते जरूर हैं, पर उसका समाधान नहीं मिल पाता है। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की इससे पहले की सरकार ने एक पलायन आयोग भी बनाया था और उसका हश्र ये हुआ कि शुरुआत में तो पलायन आयोग का कार्यालय पौड़ी में खोला गया,
गढ़वाल मंडल के मंडल मुख्यालय में पौड़ी में खोला गया। लेकिन समय के साथ वो आयोग भी पलायन कर गया। वो आयोग भी मैंने सुना कि उन्होंने भी कैंप ऑफिस, हाँ, आयोग ही पलायन कर गया। और जो पलायन के बीमारी को इलाज करने के लिए जो डॉक्टर नियुक्त किए गए थे वो खुद उस बीमारी का शिकार हो गए। ये नियति इस तरह की है। अब मैं आपको बताता हूं कि सब कहते हैं कि पलायन को रोकना है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता आती है, हमारे हाथ में भी सत्ता आई 10 साल, और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में करीब करीब 14 साल, जो 24 साल का आपने जिक्र किया, उस 24 साल में 10 साल हमारे हाथ में सत्ता रही और 14 साल के करीब करीब बीजेपी के हाथ में सत्ता रही। जो पलायन का इलाज क्या है, इस पर गहनता से मंथन नहीं हुआ। हमारी जो पहली सरकार थी, नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार, उस सरकार में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर ज्यादा जोर था और निश्चित रूप में पलायन रोकने के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास प्राथमिकता है, वो पहली शर्त है। तो हमने वो काम किया। उसके बाद जो सरकार आई उसको इस पर चिंतन करने की जरूरत थी, लेकिन चूंकि जो सरकारें लहरों में पैदा होती हैं, लहरें बनाकर जो सरकारें बन जाती हैं, वो सरकार काम में विश्वास नहीं करती है। मैं ये मानता हूं कि इस पक्ष को मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में या एनजीटी में, जहां भी ये लंबित है, इसको मजबूती से लड़ा जाना चाहिए। और अगर ये बात है कि भाई वाकई इससे वन्य जीव प्रभावित होते हैं, तो हमें तो भाई हमारा हक बनता है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम जो कीमत चुका रहे हैं वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट अदा करे, और अदा इस रूप में करे कि उस पूरे मार्ग को एलिवेटेड बना दिया जाए कि भाई वन्य जीव को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लोग ऊपर ही ऊपर उतने इलाके में आवाजाही करेंगे पुलों से, और नीचे से जो भी जंगली जानवर हैं वो अपना विचरण करेंगे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। तो ये रास्ता है। इसको मैं समझता हूं कि जिन तर्कों के साथ वहां अपना पक्ष रखा जाना चाहिए वो तर्क कमजोर है, पैरवी ढंग से नहीं हुई। इसलिए मुझे लगता है कि भाई एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट केंद्र को आदेश कर सकता है कि उत्तराखंड के पास अपने संसाधन नहीं है, इसलिए उत्तराखंड को उस पूरे इलाके में एलिवेटेड रोड बनाने के लिए या पुल बनाने के लिए पूरा संसाधन मुहैया कराए जाए। केंद्र करे हमें, और हम बनाने को तैयार हों, हमें परमिशन हो, हम बना देंगे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमें अपने ही प्रदेश में एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है, वो दूसरे राज्य से होकर गुजरना पड़ता है। तो अगर हमें अपने ही राज्य से एक्सेस मिल जाए तो हमारे लिए तो एक तो नजदीक हो जाएगा, और ऊपर से हम अपने ही राज्य से जाएंगे। तो ये दोनों अच्छी बातें हैं, लेकिन इसके लिए उचित पैरवी करने की आवश्यकता है। ये जन मुद्दों के अलावा अब एक राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के जो पुराने सिपह सालार थे या जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको जिस तरीके से तोड़ने का कार्य किया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? बीजेपी को अपने पे भरोसा ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है। शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि उनके कार्यकर्ता और उनके जो नेता हैं, प्रतिष्ठित नेता हैं, वो चूक गए हैं, इसलिए वो कांग्रेस के लोगों का सहारा ले रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। उनके पास एक ही उम्मीद है कि कांग्रेस से नेता आयातित करो। आज तो मैं समझता हूं कि केंद्रीय स्तर पर भी ये स्थिति है कि सरकार कांग्रेस ही चला रही है। जितने अधिकांश जो नेता हैं कांग्रेस से गए हुए लोग हैं, और यहां भी अधिकांश जो मंत्री बने हैं वो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं। तो ये सच है कि सरकार चलाना कांग्रेस को ही आता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं आता। क्योंकि वो सरकार चलाने में अपने को विवश महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो तमाम नेताओं को आयातित कर रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ले रहे हैं। यही सच्चाई है। हम बात कर रहे थे गढ़वाल लोकसभा सीट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल जी। तो कई जनहित के मुद्दे, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे रहे हैं उनको लेकर के जो भी हमने सवाल किए, आपने पूरी बेबाकी से उसके जवाब दिए हैं, और खुलकर जो जवाब सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे आए हैं उनके जो जवाब मिले हैं तो ये जरूर बताते हैं कि सत्ता का कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था रही है, जिसके चलते ये मुद्दे आज भी ज्वलंत बने हुए हैं। लेकिन इन मुद्दों को कहीं ना कहीं खत्म करना जरूर होगा, क्योंकि ये समस्याएं राज्य बनने के बाद से आज तक बरकरार हैं।
और यदि ये समस्याएं खत्म नहीं होती हैं तो जनता आज भी इनसे जूझती ही नजर आएगी। देखना होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे कितने उछलकर सामने आते हैं और सत्ता में बैठे हुक्मरान आखिर इन समस्याओं पर कब विचार करते हैं। कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, टीवी 24। बढ़ते आगे, दूसरे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 3 सीटों का मतदान दूसरे चरण में होना है, जिनमें महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण में अधिसूचना के अनुसार 4 अप्रैल तक नामांकन जमा किए जाएंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे और मतदान 26 अप्रैल को होंगे। डेट ऑफ फाइलिंग जो नॉमिनेशन है वो 4 अप्रैल तक इस द्वितीय चरण के नॉमिनेशन लिए जाएंगे। उसके एक दिन बाद 5 अप्रैल को स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन, यानी सभी नॉमिनेशन जो प्राप्त हुए विधि सम्मत उनका स्क्रूटिनी भी उस समय किया जाएगा। 8 अप्रैल को जो हमारा नॉमिनेशन विड्रॉल रहता है, अगर किसी जिसने नॉमिनेशन नामांकन दर्ज किया है लेकिन कुछ कारणवश अगर वो विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो 8 अप्रैल तक वो नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। हमारे द्वितीय चरण के जो चुनाव के वोटिंग है वो 26 अप्रैल को संपन्न होगा। ये तीनों लोकसभा क्षेत्र में सभी जो हमारे चरण है, पूरे प्रदेश में 3 चरण में चुनाव होने जा रहा है। इन सभी चुनाव का जो वोटिंग का काउंटिंग है वो 4 जून द्वारा पूरे देश में एक साथ पूरा वोटिंग का काउंटिंग हो जाएगा। भाजपा ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के 3 लोकसभा प्रत्याशियों और सभी कैबिनेट मंत्रियों का नाम शामिल किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले कुछ ही दिनों में स्टार प्रचारक राज्य में प्रचार अभियान शुरू करेंगे। नहीं, स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम हमारे शुरू हो गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने सभाओं का क्रम शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान समेत एक लंबी फेरिस्त है जो लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों पर बड़ी जनसभाओं के कार्यक्रम करने वाले हैं और प्रादेशिक नेताओं की भी एक सूची है जो इन सभाओं में शिरकत करने वाले। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। गुरुवार को हरिद्वार विधानसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कहा कि हरिद्वार लोकसभा में कार्यकर्ताओं का बहुत सपोर्ट मिला। कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर बहुत उत्साह है। दो चार 5 मिनट पहले इसकी जानकारी मिली है। दुखद है और किसी धर्मस्थान में घुस करके जो ये हत्या हुई है ये काफ़ी कष्टकारी ये मेरे लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी पुलिस उसका खुलासा करेगी। पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है और आप देख रहे हैं चारों तरफ उत्साह है, कार्यकर्ता पूरी तैयारी में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत रावत ने चुनाव कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान बताया कि पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोंदियाल शुक्रवार से 2 दिवसीय रामनगर विधानसभा के दौरे पर होंगे। यहां गणेश गोंदियाल भ्रमण के साथ ही जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशी के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारियां की जा रही है। इसके साथ ही पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा कि बीते दिवस कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की अपार भीड़ इसका उदाहरण है कि इस सीट पर पार्टी प्रत्याशी की जीत निश्चित रूप से होगी। जैसा कि आप सबको विदित है, लोकसभा के चुनाव गतिमान हैं। हमारे पौड़ी से कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय गणेश गोंदियाल जी कल सायंग से
इस विधानसभा क्षेत्र के मालधन एरिया में पहुंच रहे हैं और परसों वो रामनगर विधानसभा में जगह जगह पर जो है जनसंपर्क करेंगे। उसकी तैयारी के लिए हमने आज ये बैठक यहाँ पे आहूत की है। कल पौड़ी में ऐतिहासिक भीड़ के साथ गौदयाल जी ने नॉमिनेशन किया है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म होने के बाद चुनाव प्रचार में और तेजी आ गई है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान में उतरे। उन्होंने गुरुवार को ग्रामीण क्षेत्रों में ताबड़तोड़ प्रचार किया। इस दौरान शीतलाखेत क्षेत्र के खूंट, धामस, रौन, डाल, जड़, कफून समेत कई गांव में प्रचार करते हुए वोट मांगे। प्रचार के दौरान उन्होंने डबल इंजन की सरकार की नाकामियां गिनाई और कांग्रेस को जनता का हितैषी बताया। अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। कि या तो इस देश में हमारे साथ खड़ो या देश की जेलों में जाने के लिए तैयार हो। सबको डरा करके, धमका करके, आखिर क्या कारण है? एक तरफ आप आरोप लगाते हो कि आपने करोड़ों का अवैध कमाई की, आपने जिला परिषद में अनियमित वित्तीय अनियमितता की, और जैसे ही वो आपकी पार्टी में आ जाता वॉशिंग मशीन से शुद्ध निकल जाता है। कि या तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बैलेट पेपर से चुनाव लड़वाने की मांग पर मंत्री टंकराम वर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, जमाना कहां से कहां पहुंच गया। देश दुनिया की खबरों को हम मोबाइल पर देख रहे हैं। खराबी ईवीएम में नहीं, उनकी पार्टी में है। 2018 में जब उनकी सरकार बनी तब भी तो ईवीएम ही था। दूसरे राज्यों में जब दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो वहां भी ईवीएम से ही चुनाव होते हैं। ईवीएम पर दोष देना उचित नहीं, वो अपनी कमजोरी, अपनी कमियों को समझें। अपनी जो कमजोरी है उनको छिपाने के लिए न किसी का सहारा लेते रहते हैं। ये ईवीएम नई तकनीक है। उनकी सरकार बनी 2018 में, उस समय भी तो ईवीएम ही था, बैलेट पेपर नहीं था। तो ईवीएम का, और जहां भी दूसरे राज्य में भी दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट बनती है वहां भी तो ईवीएम है। तो ईवीएम को दोष देना उचित नहीं है। वो अपने कमजोरी को, अपनी खामियां को वो समझे और दूसरे ऊपर दोष न मढ़े। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव गुरुवार को बस्तर दौरे से वापस रायपुर लौटे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कल प्रथम चरण का नामांकन हुआ। बस्तर लोकसभा के सभी कार्यकर्ता और संभाग के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वातावरण अच्छा है, जनता के बीच जाने का सिलसिला जारी है। उन्होंने बस्तर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी प्रवेश को लेकर कहा कि पूरे प्रदेश का यही वातावरण है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के प्रतिशोध वाले बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस के पीडीएस वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कल प्रथम चरण का नामांकन जो है, फर्स्ट फेज का, बस्तर लोकसभा का, और वहां से भारतीय जनता पार्टी से हमारे प्रत्याशी महेश कश्यप जी का कल नामांकन हुआ। हमारे बस्तर लोकसभा के सभी उसके अंतर्गत आने वाली जिलों और विधानसभा से बड़ी संख्या में और जनता जनार्दन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बड़ा ही हर्षोल्लास का वातावरण था। सीधी सी बात है, पूरे प्रदेश का यही वातावरण है। जो उनके धीर गंभीर और जो दायित्वमान और वर्षों से कांग्रेस में रहे हुए कार्यकर्ताओं को अपनी ही पार्टी में घुटन सा महसूस हो रहा है। और ना नीति है, ना नियम है, ना नेता है। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, किसी भी प्रकार से विकास की कोई बातें नहीं होती थी। तो जो बड़ी संख्या में कल करीब 2000 से भी ऊपर की संख्या में और पूरे बस्तर संभाग से, उन कांग्रेस से ही और अन्य राजनीतिक दलों से भी मिलकर सभी ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। नहीं, कैसा प्रतिशोध? 5 साल में प्रतिशोध की राजनीति कैसे की जाती है, ये तो कांग्रेस की सरकार ने दिखाया 5 वर्ष में। हमने तो 3 महीना में सिर्फ और सिर्फ हमारे मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को संचालित करने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया। विधानसभा के बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता सभी लोकसभा की चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारा तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सभी लगातार 3 महीनों से जनता के बीच जाकर जनता के हितों का जिस तरीके से कार्य योजना उसके क्रियान्वयन में लगी है।
पीडीएस को लेकर कांग्रेस को क्या कमाल है? उन्होंने क्या कर दिया पीडीएस को लेकर? हमारे पीडीएस 1 रुपए 2 रुपए किलो का चावल की शुरुआत तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने शुरुआत किया था और बहुत व्यवस्थित ढंग से चला। अब आप ये बताइए कि इन चाहे वो कोरोना का काल हो, कोविड के समय का काल हो, प्रधानमंत्री जी ने एक एक घर के गरीब परिवार की चिंता करके ये काम को छत्तीसगढ़ में भी चलाया जैसे पूरे देश में चलाया। 80 करोड़ जनता को चावल देने का मुफ्त में और अभी भी 5 साल मुफ्त देने का संचालित कर रहे हैं। आपका क्या कमाल है? आपने तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ वादे किए हैं 5 साल, इसलिए तो 5 साल में जनता ने नकार दिया। इसी के साथ आरंभ है प्रचंड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।